फोर्थ पॉइंट था, अभी आप अगर कुछ छूट भी जाएगा तो ये आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे और आए हुए हैं ना, फिर उनका डिस्टरबेंस हो जाएगा बार बार रिपीट में ना। तो फोर्थ पॉइंट था समय सीमा और आवंटित जगह का ध्यान रखना था, ये था। तो दी गई जगह का ध्यान रखना, समाचार पत्र में दी गई जगह का ध्यान रखना। और फिफ्थ पॉइंट था लेखन में अशुद्धियां और गलतियों पर ध्यान रखना, लेखन की अशुद्धियों और गलतियों का ध्यान रखना। अब क्योंकि मैं अभी बना रहा था ना बेटा, तो अब दोबारा बनाऊंगा तो थोड़ा सा अलग बनेगा, तो कुछ बच्चों का वो अलग हो जाएगा। इससे फायदा होगा, फायदा ये होगा कि अब उनको एक ही सवाल के 3-4 प्रकार से जवाब देने आ जाएंगे, लेकिन समय चला जाएगा। और ये वाला लास्ट वाला तो हो ही गया। आप लोग लिखने की बजाय अगर समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। लिखना कम है इस समय, समझना थोड़ा ज्यादा है। लिखना बहुत जरूरी है लेकिन कम लिखना है, नहीं तो मैं ये पूरे पूरे लिखवा देता, मैंने छोटे छोटे इसीलिए लिखवाए। उसके बाद है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसमें सब कुछ ध्वनि स्वर और शब्दों का खेल है। और हम सीधे रेडियो समाचारों पर आ जाएंगे कि ये श्रव्य माध्यम जो है ये एक रेखीय माध्यम है। ये लिख लीजिए, दो चीजें लिखिए। रेडियो आपने बीच में मोटी हेडिंग डाली रेडियो, साइड में छोटा सा रेडियो लिखा, ठीक ऐसे ही यहाँ पे आपने डाला मान लो रेडियो, और यहाँ छोटा सा रेडियो लिखा, और उसके पास लिख दिया निर्देशक चिन्ह, लगा दिया ऐसे, एरो बना दिया। फिर आपने एक वन लाइनर लिखा, ये श्रव्य माध्यम है। इतना बड़ा भी मत लिखना, ये भी मत लिखो, है भी मत लिखो, सिर्फ श्रव्य माध्यम लिखो। कोड वर्ड में होता है ना अपना, कोड वर्ड हो जाएगा श्रव्य माध्यम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 9th क्लास को पढ़ाया है ऑनलाइन, मेरा ट्रांसफर वहां से इधर आ गया, मैं इधर केदारनाथ बद्रीनाथ के पास। तो उनको जैसे ही ऐसे बता रहा था तुरंत तुरंत लिख रहे थे, आपको 12th में है बेटा, तुरंत तुरंत लिखो। इस दौरान मम्मी पापा से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चे को डिस्टर्ब अगर वो करते हैं तो ना करें, और नहीं करते डिस्टर्ब बिल्कुल भी, तो फिर बच्चा मम्मी पापा का थोड़ा ध्यान रखे कि उधर अगर वो बिजी है अपने बिजनेस में, अपने काम में, या अपनी नौकरी में कहीं भी, तो 100% अपना यहाँ पे, अगर ये मतलब ये आपका 1 घंटा खराब होना नहीं चाहिए। श्रव्य माध्यम लिख लिया, ये रेडियो क्योंकि हेडिंग रेडियो था, कॉमन सेंस श्रव्य माध्यम रेडियो के लिए आ गया। दूसरी चीज लिखेंगे हम एक रेखीय या लीनियर माध्यम, तो एक रेखीय ओब्लिक करके लिखेंगे हम लीनियर माध्यम। इसका मतलब क्या होता है भाई लीनियर का? तो लीनियर या एक रेखीय का मतलब होता है कि रेडियो पर देखो दादाजी दादी जी समाचार सुन रहे हैं, लेकिन रेडियो वाले से हम वापस बात नहीं कर सकते। रेडियो पे जो समाचार दे रहा है कुछ भी बोलेंगे, वो अपना समाचार कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ बात बता रहे हैं, गाने सुना रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। उसे एक रेखीय कहा जाता है कि एक रेखा में ही वो चल रहा है, मतलब उन्हीं की तरफ से हो रहा है। ये एक रेखीय नहीं है जो हम और आप कर रहे हैं, इसे अंतर क्रियात्मक कहा जाएगा। इंटरनेट एक रेखीय नहीं है, अंतर क्रियात्मक है। हम इंटरनेट के थ्रू आपस में संवाद कर पा रहे हैं। रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली का किस किस बच्चे को पता है? पता है तो हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड। उल्टा पिरामिड शैली का किस किस बच्चे को पता है? गुड। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले क्या आता है? मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, सबसे पहले उल्टा पिरामिड शैली में क्या आता है? सर इंट्रो। सर इंट्रो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंट्रो मतलब उल्टा पिरामिड शैली का आपको पता है कि इस शैली का विकास अमेरिका से हुआ था, 19वीं शताब्दी में हुआ था, ये बातें भी आपको पता है। और उसके अलावा ये भी पता है कि एक सीधा पिरामिड शैली होती है, एक उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो ये सीधा पिरामिड हो गया और ये हो गया उल्टा पिरामिड, ऐसे ही होता है। अब आपको क्या पता है कि रेडियो समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं या सीधा पिरामिड शैली में? उल्टा। उल्टा में। सर उल्टा पिरामिड। तो रेडियो उल्टा। समाचार भी उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते उल्टा। हैं। बिल्कुल उल्टा एकदम। तो रेडियो समाचार भी उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। तो अब रेडियो समाचार हमें लिखने हैं, तो आप लिखेंगे रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें, ये हेडिंग लगाएंगे।
रेडियो के लिए समाचार लिखने की के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बात। लगाई। उसके बाद आप पहली बात लिखेंगे। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें। पहली बात, पहली बात आप लिखेंगे, समाचारों की कॉपी टाइप्ड होनी चाहिए। टाइप्ड कॉपी। समाचारों की कॉपी टाइप्ड होनी चाहिए। दूसरी बात आप लिखेंगे, यह ट्रिपल स्पेस में टाइप होना चाहिए। ट्रिपल स्पेस। एक स्पेस जब हम मैसेज टाइप करके देते हैं किसी को, तो एक ही स्पेस देते हैं, दो भी नहीं देते हम लोग। लेकिन रेडियो समाचार में ट्रिपल स्पेस होनी चाहिए। तीसरी बात, प्रत्येक पंक्ति में 12 से 13 शब्द होने चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में 12 से 13 शब्द हों। चौथी बात, कोई भी पंक्ति अधूरी ना हो। चौथी बात, कोई भी पंक्ति अधूरी ना हो। पांचवी बात, सर थर्ड पॉइंट क्या आप प्लीज बोल सकते हैं? हाँ, थर्ड प्रत्येक पॉइंट है, पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में 12-13 शब्द हो, 12-13 शब्द होने चाहिए। हाँ, थैंक यू सर। कोई भी पंक्ति अधूरी ना हो। पांचवी, चौथी हो गई थी। पांचवी बात, जटिल उच्चारण वाले शब्द, कोमा कठिन शब्द ना हो। इन क्लिष्ट शब्द भी कहा जाता है। मान लो परीक्षा में दे दिया क्लिष्ट, तो क्लिष्ट का मतलब कठिन ही होता है। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द ना हो। अगली चीज है, संक्षिप्ताक्षर, एब्रिविएशंस भी नहीं होने चाहिए। एब्रिविएशंस भी नहीं हो। अब वो क्या होते हैं? ये होते हैं, डॉक्टर का डॉ अकेला ना हो, पूरा डॉक्टर। एब्रिविएशंस बिल्कुल ना हो। एक से 10, स्क्रीन पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 1 से 10, ए शब्दों वाले 1 से 10, 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। ये छठा पॉइंट बना लेंगे हम। एक से, सर हाँ बेटा, सर थोड़ा सौंदीप को ऐड कर दीजिए। हो गए। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन आगे लिखा है 8वां पॉइंट, 11 से 999 तक, 11 से गुड 999। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए।
तो जो स्क्रीन पर आपको जैसा दे रखा है ना, आप गौर करेंगे ना बेटा तो पाएंगे 1 से 10 तक शब्दों में, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे वो अंकों वाला नहीं लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे 1 से 10 तक शब्दों में, तो आपको याद रह जाएगा। लेकिन 11 से 9 को अंकों में ऐसे ही लिख देंगे और इधर भी अंक को लिख देंगे, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा याद करने के लिए। उसके बाद एक संख्या है, ये अभी लिखेंगे नहीं, अभी सिर्फ आप सुनेंगे। इसमें लिख रखा है 28,37,550। फिर इन्होंने लिखा है कि 28,37,550। तो इन्होंने बताया कि ऐसे नहीं लिखना, अंकों में नहीं लिखना इतनी बड़ी संख्या को, कि इनको अपन ने अंकों में लिख दिया और फिर रेडियो समाचार वाचक या वाचिका इनको पढ़ेंगे और फिर उनको तो दिक्कत हो जाएगी पढ़ने में। तो उनको कैसे लिखना है, इसको शब्दों में लिखना है इस तरह से। तो 28,37,550 लिखना है। 8वें नंबर पे जो आप लिखेंगे ना, वो पहले तो आप ये लिख लेंगे 28,37,550, और उसी के पास ये शब्दों में लिखेंगे 28,37,550। इसके पास आप कट का निशान लगा देंगे और इसके पास सही का निशान, आपको याद रह जाएगा। फिर आप 9वें पॉइंट पर आएंगे, और आप लिखेंगे प्रतिशत का चिन्ह लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लिखेंगे ये, और डॉलर का चिन्ह लिखेंगे। और ये दो ही नहीं, ऐसे जितने भी चिन्ह होते हैं ना, सिंबल होते हैं, संकेत चिन्ह होते हैं, वो सारे तो ये दोनों लिखेंगे। इनके पास पंडित जी के मंदिर क्या, तो पंडित जी के मंदिर पैदल रही। ठीक है बेटा, तो ये आप ये जो सिम्टम ये सिंबल लिखेंगे ना, इनके पास ही ऐसे शब्दों में प्रतिशत और डॉलर लिख देंगे। ठीक वही काम करेंगे जो इसके साथ किया था, इसके ऊपर लगा देंगे कट, यहाँ ऐसे लगा देंगे कट। मैंने रेड में लगाया है ना, जो मैं रेड में ये लगा देता हूँ, और जो सही है उसको मैं ब्लू में लगा देता हूँ, ये ब्लू। तो उनको प्रतिशत और डॉलर से इतना सारा क्यों ताम झाम किया जा रहा है, चीजें रटनी नहीं है, सीखनी है। ये सारा क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि रेडियो पर मान लो आप, हम पता है बेटा, जब हम खुद उन स्थितियों से गुजरते हैं ना, आजकल जो अपनी एजुकेशन साइकोलॉजी है वो ये सिखाती है कि करके सिखाओ बच्चे को, खुद करे वो बच्चा, सर्टिफिकेशन हटा दो, खुद करे खुद सीखे, वो समस्याएं खुद उसे दो बच्चे को, उनका वो समाधान खुद करे। आपने अपना पाठ पढ़ा होगा, अपना वो जीजी वाला पाठ, लास्ट में कितने सवाल छोड़कर जाता है, हर पाठ अपने सवाल छोड़कर जाते हैं, समाधान नहीं छोड़कर जाते। समाधान किसे करना है, आप लोगों को करना है, युवाओं को करना है। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। सीखना क्या है, आप खुद मान लो रेडियो पर समाचार बोल रहे हैं और आपको कोई देख नहीं पा रहा, अब मैं तो हाथ वगैरह हिला रहा हूँ, आप देख रहे हैं, एक्सप्रेशंस भी देख पा रहे हैं, वहां कोई देख नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जब ये चीज दिमाग में आएगी तो इसका जवाब आ जाएगा कि हाँ भाई, अगर इतनी बड़ी संख्या मेरे पास आ गई तो मैं समाचार पढ़ते पढ़ते एकदम से मैं काउंट करने में लग जाऊं। इसलिए ये किया गया, संक्षिप्त अक्षर आ गया, तो एक ही अक्षर के कई नाम बनते हैं ना, बहुत सारे नाम बनते हैं, तो कौन सा नाम सही होगा। तो ये सारी चीजें जैसे हम ये चीजें सीख लेते हैं कि हाँ इस वजह से किया जा रहा है, तो याद करना आसान हो जाता है और हम आगे बढ़ चलते हैं। अब इन्होंने बताया कि उसी संख्या को दोबारा ले लिया, मान लो कहीं किसी काम के लिए 28,37,550 रुपए दिए गए, तो अगर वो बहुत ऐसा एक कोई आंकड़ा याद नहीं करना ना, तो वहां पर लिखा जा सकता है लगभग 28 लाख, तो लगभग का प्रयोग किया जा सकता है, पूरा नहीं लिखा जाता। स्थितियों को देखना पड़ता है, कौन सी स्थिति, ये आप लिखो मत, ये सिर्फ सुन लो, बहुत ज्यादा वो पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर उदाहरण दिया कि सचिन तेंदुलकर ने 98 रन बनाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि सचिन ने लगभग 98 रन बनाए। सचिन का उदाहरण हटा देते हैं, धोनी का ले लेते हैं, विराट कोहली का ले लेते हैं, रोहित शर्मा का ले लेते हैं, आपको जो फेवरेट है उसका उदाहरण ले लेते हैं। तो उन्होंने अगर 99 रन बनाए,
98 रन बनाए तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि लगभग इतने, नहीं, उनको एक्यूरेट ही हमें बताना पड़ेगा कि उन्होंने इतने रन बनाए। बहुत सारे उदाहरण इन्होंने दिए हैं। एक और चीज आती है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग। ये 3 चीजें फिर से दे देते हैं आपको, हेडिंग में इनमें से कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना करना है कि समाचार जब मुद्रित माध्यम की बात हम कर रहे थे, जब हम पत्रिकाओं की और समाचार पत्रों की बात कर रहे थे, तो वहां पे एक डेडलाइन होती थी। रात को 12 बजे छप रहा है अखबार जनसत्ता, या 11 बजे छप रहा है, तो उससे पहले 1 2 3 4 घंटे पहले की वो डेडलाइन देते हैं, क्योंकि सुबह वो अखबार आना है। रेडियो में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। क्यों? क्योंकि रेडियो पर चौबीसों घंटे समाचार चलते रहते हैं, ये अपनी किताब में लिख भी रखा है। तो इसके बारे में डेडलाइन क्या होगी? तो इसमें डेडलाइन जो है वो कहीं दे ही नहीं रखी। इसमें कोई घटना सुबह घटी है, 2 घंटे पहले घटी है, तो कहेंगे आज सुबह, आज शाम, आज तड़के। तो इसमें कोई भी डेडलाइन जैसी चीज नहीं होती, बस यही डेडलाइन है। जब भी समाचार आया तभी हमें बता दिया। फिर संक्षिप्त अक्षर की अभी हम बात कर रहे थे, एब्रिविएशंस का प्रयोग नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए एब्रिविएशंस का प्रयोग। लेकिन आपने सुना है सार्क, आपने सुना है यूनिसेफ, आपने बहुत सारी चीजें सुनी है, तो उनका प्रयोग तो किया ही जाता है ना। ये देखिए WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICI बैंक, इन सब का प्रयोग बहुत जरूरी है करना, क्योंकि ये तो सिद्ध हो गए ना। इनको भी अगर एक एक अगर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि इतने ज्यादा अक्षर होते हैं यूनिसेफ में, WTO में, सार्क में। ये टॉपिक कौन ऐसे ही था? ठीक अपना KVS का भी चल पड़ेगा। ये अपन KVS जो है ना, फेमस हो गया, ये भी फेमस हो गए। ऐसे ही नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट NVS, ऐसे ही DPS के स्टूडेंट है तो DPS, कुछ चीजें प्रसिद्ध हो गई। सर ये टॉपिक कौन था? ये ये है अभिव्यक्ति और माध्यम। अब अपना अगला टॉपिक आता है टेलीविजन। और टेलीविजन के लिए जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो बातें ना होगा, टेलीविजन खबरों के चरण हैं, टीवी खबरों के चरण। क्योंकि आपको 7 बजे तक का टाइम था ना, तो मुझे इस जो भी चीज आपको पढ़ाई है ना, वो याद भी तो करवानी है। टीवी खबरों के चरण, जैसे ही ये पाठ पूरा होता है, वैसे ही हम इसके MCQ करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमें कितना आता है, और इसके MCQ अपने पास दो दो जगह है। यहाँ ये केंद्रीय विद्यालय द्वारा तैयार की गई सामग्री है। अभी जो हमने पढ़ा वो सारी चीजें यही थी, ये हम पढ़कर आगे आ चुके हैं। ओके यहाँ सर। यहाँ से, क्योंकि अभी आपको जाना होगा सब बच्चों को 7 बजे, मुझे पता है। और अगर आपका टाइमिंग शूट नहीं कर रही है तो हम किसी और टाइम पे भी कर लेंगे, 2-3 दिनों की बात है, फिर तो आपका परीक्षा हो ही जाएगी। नहीं सर, ये टाइम सही है, आप पढ़ा दे करना। ठीक है, हाँ सर, थोड़ा एक्सटेंड होता है 7:30 तक, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है बेटा। तो अब हम सर 8 बजे तक पढ़ा। बाकी बच्चे भी मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए बेटा। और टीवी खबरों के चरण, ये चीजें हमें रटनी नहीं है, सीखनी है। टीवी चल रहा है, चैनल चल रहा है, आज तक चल रहा है, इंडिया टीवी चल रहा है, इंडिया न्यूज चल रहा है, कोई भी चैनल चल रहा है, जी न्यूज चल रहा है, स्टार न्यूज चल रहा है, कोई भी चैनल चल रहा है, वहां अगर आपने अब तक गौर नहीं किया तो अब आप थोड़ा गौर कर लेंगे, और आपके टीचर्स ने गौर करवा ही दिया होगा। और गौर करवा दिया तो फिर मेरा काम बहुत बड़ा इजी हो गया। सीधा हम आते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज पर। अभी फ्लैश नीचे पीली पट्टी चल रही होगी या ऊपर चल रही होगी, नई जो खबर आई, अगर वो टेस्ट मैच इंडिया जीत गया होगा या हार गया होगा या जो भी कुछ है, तो वो चल रही होगी पट्टी, या अभी 2-3 दिन हुए हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज किसे कहेंगे? किसी भी खबर को दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना। तो इसको लिखा आपने, लिखकर इसके सामने सिर्फ तत्काल लिख दो, आपको पूरी परिभाषा याद होगी। आपको बहुत लंबा चौड़ा याद ही नहीं करना, तत्काल खबरों को पहुंचाना, तत्काल। ऐसे ही प्रश्न बनेगा इसका। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है? सबसे पहले बड़ी खबर या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, कम से कम शब्दों में महज सोचना, इतना लंबा ही नहीं लिखना, छोटा सा। तत्काल खबरें दर्शकों तक पहुंचाई जाना ही फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज है। आप लिख चुके हैं? यस सर। यस सर। गुड। तत्काल खबरों को पहुंचाना ही ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश है। ड्राई एंकर, ड्राई का मतलब ही सूखा है, तो एंकर क्या है? एंकर सूखा है। सूखा माने उसके पास ना तो दृश्य है। एंकर कौन है? इस समय मान लो मैं समाचार
पेश कर रहा हूँ। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं, ये है, वो है। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। लेकिन ना मैं कोई दृश्य दिखा रहा हूँ, ना कोई किसी का ब्लाइट दिखा रहा हूँ, कथन दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो उसे ड्राई एंकर कहा जाता है। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे-सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं देता है। यहाँ आप सिंपल क्या लिखेंगे ड्राई एंकर में? बिना किसी दृश्य के रिपोर्टर से मिली सूचना के आधार पर खबर देता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बिना किसी दृश्य के रिपोर्टर से मिली सूचना या जानकारी के आधार पर खबर पहुंचाता है। कौन? ड्राई एंकर। याद कैसे रखना है? ड्राई है, ना उसके पास कोई दृश्य है, ना फोन कॉल पे है, वो सिर्फ जानकारी मिली रिपोर्टर से और पहुंचा दी। अंतरी देश में आ गया, मजे लूंगा सर, बहुत मारूंगा सर। फोन इन, अगला है फोन इन। फोन इन में इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाए। इसमें फोन रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा जानकारियां मिलती है दर्शकों तक पहुंचाता है। आप गौर से देखना, वहां पर एक फोन का चित्र बना होगा और फोन पर वो मिली जानकारी, दृश्य किसी का नहीं आ रहा। एंकर फोन से बात कर रहा है कि अभी वहां पे क्या हुआ, घटनास्थल पर कौन है? रिपोर्टर है। रिपोर्टर का दूसरा नाम है संवाददाता। संवाददाता का तीसरा नाम आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, तीसरा नाम भी होता है उनका। रिपोर्टर, संवाददाता और बोलकर भी बता दो, पत्रकार। तो पत्रकार घटनास्थल पर मौजूद है, फोन से बात कर रहे हैं, लेकिन उसका दृश्य नहीं आया, सिर्फ वो आवाज हम तक पहुंच रही है। हम कौन है? हम है दर्शक। तो फोन इन का मतलब है खबर अपने संवाददाता से, अपने पत्रकार से फोन पर बात कर कर एंकर दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। तो आप क्या लिखेंगे? फोन से बात करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है एंकर। फिर आता है एंकर विजुअल। हेडिंग आप डालते जा रहे हैं, एंकर विजुअल। एंकर जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, मतलब अब दृश्यों के आधार पर एंकर हम तक सूचनाएं पहुंचाता है। एंकर माने किसी भी आज तक या कोई भी चैनल है, जी न्यूज कोई भी चैनल है, उनके पास अब दृश्य आ गए, वो बता रहे हैं कि अभी ये जोशीमठ में जैसे घटना हुई, तो इस जोशीमठ में इस तरह की कोई घटना हुई और सर पहले पीछे। पहले सर लगता है वो बोल रहा था पीछे से दोबारा पढ़ा दो। हाँ, चलो। घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, एंकर पढ़ता है। अच्छा, फोन इन की बात कर रहे हैं वो। यस सर। हम्म, ऐसे इतना टाइम मत लगाओ बेटा, थोड़ा सा जल्दी लिखो, क्योंकि पेपर परसों ही है। परसों माने 17, 18, 19, 20 को है, एक दिन बाद। सर मंडे को, मंडे को। हाँ, मंडे को। हाँ, मंडे को है। सर हाँ बेटा। सर सर अंतिम में और एक बार पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बता दीजिएगा।
बिल्कुल, मैं बीच-बीच में बताता रहूँगा बेटा, सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा और आपको जो भी ये सामग्री से पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे केंद्रीय विद्यालय द्वारा ही तैयार सामग्री भी है, मतलब ऑथेंटिक सामग्री भी है। और जी सर। हाँ, कि बस थोड़ा-सा मुझे आगे बढ़ने दो, आप पूछते रहो सवाल, लेकिन आप करते भी रहो साथ-साथ। विज़ुअल का मतलब होता है दृश्य, कि दृश्य के आधार सर पर 10th क्लास का कब होगा सर? हुँ, 10th क्लास का? 10th क्लास का 7 बज गए ना? हाँ सर, बज रहे हैं। 10th क्लास का ये सोचा था कि उनके एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे। 7 बजे एक बार 10th क्लास के बच्चे रुक जाएँगे, उनसे एक बार बात कर लेंगे कि कब क्या करें, क्योंकि उनका पहला पेपर हिंदी का नहीं है ना, तो मैंने सोचा पता नहीं वो आएँगे या नहीं आएँगे उतने बच्चे। ये 12th के लिए था विशेष तो। पुराने वाले स्कूल के बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आई थी और इसके अलावा और भी कई जगह से, इसलिए ये शुरू किया था उनके लिए। फिर मैंने सोचा चलो ये पूरे देश में जहाँ-जहाँ कोई बच्चा जुड़ना चाहे अगर, तो 10वीं ओके सर। हुँ। एंकर विजुअल, घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, तो ये हो गया विजुअल। विजुअल माने दृश्य, याद रह जाएगा तो बड़ा सरल है। फोन इन माने फोन से बात करते हैं, कोई भी दृश्य नहीं आते। विजुअल माने अब दृश्य भी आ जाते हैं और इसके आधार पर एंकर हम तक सूचना पहुंचाते हैं, खबर पहुंचाते हैं। सर एक चीज पूछ- फिर आता है एंकर बाइट। बाइट का मतलब होता है कथन। आप एंकर बाइट लिखिए और उसके बराबर में ऐसे इज इक्वल टू का निशान लगाया, बराबर का निशान लगाया और लिखेंगे बाइट अर्थात यानी कथन। और क्या आपको याद? सर ये चीज पूछ हाँ बोलो बेटा। सर आपने चैप्टर ये इससे पहले जो है, सॉरी, इसके बाद वाला जो है पत्रकारिता वाला, वो आप कब करवाओगे? वो रेगुलर रहेगा। शांत रहना ना बोला। कल कल अपन 6 बजे जल्दी जुड़ जाएंगे। तो आज पहली क्लास होती है ना, जब भी पहली क्लास में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कल हो जाएगा वो वाला चैप्टर भी, और आज तक उम्मीद है उससे अगला भी हो जाएगा। अभी बस ये दो अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं इसकी एमसीक्यू करवा पाऊंगा। ये करवाएंगे ठीक। तो आपका सारे बच्चों को पता चल जाएगा कि हमने कितना क्या पढ़ा और सीखा यस सर। है। उसके बाद अपना है एंकर बाइट। बाइट माने कथन। इसमें आप सिर्फ इतना लिखेंगे, प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखाए जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा 4 लाइनें नहीं लिखनी। एंकर बाइट में आप लिखेंगे प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखाए। प्रत्यक्षदर्शी कौन हो गए? घटना स्थल पर मौजूद व्यक्ति हो गए। तो सर जी पेपर आपने तो नहीं बनाया? प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखाए जाते हैं। अब लाइव का मतलब क्या होता है? लाइव का मतलब होता है सर घटना। एंकर विजुअल और एंकर बाइट के बीच का डिफरेंस बता दीजिए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। एंकर विजुअल और एंकर बाइट। एंकर विजुअल में दृश्यों के साथ खबर आ रही है। अपने को टीवी पर एक एंकर खबर पढ़ता हुआ सुनाया जा रहा है, तभी वहां पे या तो साइड में उसका छोटा फोटो हो रहा है और वीडियो दिखाया जा रहा है, या वो फोटो वो फ्रेम से बाहर है और वीडियो दिखाया जा रहा है। विजुअल हो गए। बाइट में क्या है? वहां घटना स्थल पर जहां का वीडियो आ रहा था, वहां घटना स्थल पर अपना पत्रकार, उस एंकर का, उस चैनल का कोई पत्रकार मौजूद है और वहां पर जो लोग थे जिन्होंने वो घटना होते हुए देखी है, मान लो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होते हुए देखा है, उनसे वो पूछकर बताएं कि आप उस समय यहाँ पर मौजूद थे तो क्या क्या किस तरह से हुआ, वो बता रहा होता है। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। 12th का आपका एग्जाम होता है, हिंदी का एग्जाम देकर आप बाहर निकलते हैं, वहां पर एक पत्रकार आपसे पूछ रहा होता है कि पेपर कैसा आया हिंदी का, बताओ। इधर टीवी पर सब लोग आपको दिख रहे हैं बैठकर, वहां पे एक एंकर है टीवी पर, इधर आपसे वो पत्रकार पूछ रहा है। ये हो गया बाइट। आप जो बोल रहे हैं ना, आपका जो कथन है वो बाइट हो गया। समझ आया बेटा? यस सर, थैंक यू। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा, ये सबसे सरल है और आ ही जाता है एग्जाम में। पैकेज में सब कुछ आ गया। एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना, इतना ही है।
किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना। बस 2-3 शब्द और लिखने हैं। वो शब्द क्या लिखेंगे? पहले आप लिख लो। किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना। उसके बाद लिखना दृश्य, बाइट और ग्राफिक आदि, इसमें सब कुछ शामिल होते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। सर ग्राफिक मतलब क्या होता है? अभी बताता हूँ बेटा। बहुत बढ़िया, ये एक बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है। लेकिन अगर आप बेटा बच्चे हैं तो आप ज्यादा स्क्रीन पे इस्तेमाल मत करिए। ज्यादा आप वहां से कहीं से इंटरनेट से लाकर अगर यहाँ डाल रहे होंगे ना, तो आपको एन टाइम पे परीक्षा में जब आप परीक्षा देने जाएंगे, तब तक ये याददाश्त का फर्क पड़ जाएगा ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करने से। क्या पूछा था बेटा? सर ग्राफिक। हाँ, ग्राफिक्स। ग्राफिक, हाँ। अब देखो ग्राफिक समझते हैं, उससे पहले एंकर पैकेज देख लेते हैं। एंकर पैकेज में क्या हो गया? खबर संपूर्णता के साथ आई, इसमें दृश्य भी आई, बाइट भी आई, ग्राफिक भी आई, और भी जो जरूरी सूचनाएं हैं सब कुछ आ गया। उसे कहा जाता है एंकर पैकेज। पूरा पैकेज आ गया। आप 12वीं का हिंदी का पेपर देकर बाहर आ रहे हैं, मम्मी पापा बाकी सब लोग घर से टीवी देख रहे हैं, तो एकदम से देखते हैं कि वो दृश्य आ गया आपके स्कूल का, आपके सेंटर के बाहर का दृश्य जी न्यूज पे आ रहा है। मान लो जी न्यूज पे एंकर है, न्यूज देते देते वो बता रहे हैं कि 12वीं का पेपर अभी देकर विद्यार्थी बाहर आ रहे हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की, आइए आपको ले चलते हैं सीधा हम दिल्ली में, उसी शहर में वो जगह बता देंगे। वहां सीधा अपने को दृश्य दिखाई दे रहा है, आप बाहर आ रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं। ये हो गया बाइट। फिर वहां के बाकी बच्चों के भी दृश्य दिखाए जा रहे हैं, वो हो गए दृश्य। तभी वो कहते हैं कि पिछले साल सीबीएसई में बोर्ड में हर भी कहाँ पे आगे क्या? पिछले साल कुल एक सेकंड बेटा ना। हाँ, इस साल तभी वो आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे, कुछ फैक्ट्स दिखाएंगे। जैसे इस साल का आपको बताता हूँ, 10वीं में 21,86,940 बच्चे बैठ रहे हैं 10वीं क्लास में इस साल सीबीएसई। 12वीं क्लास में 16,96,770 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। ये आपको आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। और फिर लास्ट ईयर का पास प्रतिशत दिखाया जा रहा है, ग्राफ बना बना के। वो बच्चे ने पूछा ग्राफिक क्या होता है, ग्राफ्स बना के दिखाए जा रहे हैं। और फिर बताया सर जा अगर रहा है आपके पास सैंपल पेपर है तो दे दीजिएगा। बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं बेटा, आप कैसे दूंगा मैं, है ना? तो आपको जिन आपके टीचर्स ने ये मैसेज किया है ना, आप एक बार उन टीचर से मांगिएगा कि घनश्याम सर से सैंपल पेपर, तो मैं उन टीचर्स को भेज दूंगा, टीचर्स। और ये जो अपना ओके सर। जो केवीएस की है ना, लेकिन ये जो जैसे कोई चीज समझा रहा है ना कोई, तो उसके बीच में ना बोलकर प्लीज आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करिएगा उस समय, सारी चीजें सॉरी सर। ओके बेटा। तो ठीक इसी तरह उन्होंने टोटल, ये क्या हो गए? आंकड़े, फैक्ट्स हो गए। ये ग्राफ में अगर पेश किए जाते हैं तो इनको ग्राफिक कहा जाता है। कंपैरिजन किया जाता है, लास्ट ईयर इतने लड़कों ने दिया एग्जाम, इतने लड़के पास हुए, इतने लड़कियां पास हुई, उससे लास्ट ईयर ये रिजल्ट था, उसे ये ग्राफिक हो गया। इस तरह से अपना टीवी भी हो जाता है। अब आता है अपना इंटरनेट। इंटरनेट हम करेंगे नहीं, टाइम हो गया है। हम करेंगे कुछ प्रश्न ताकि मुझे पता चलेगा कितना मैं आप तक जानकारी पहुंचा पाया। आप यस सर। आपके पास मैसेज बॉक्स खुला हुआ है, और आप मैसेज बॉक्स में हम्म, हम्म, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है? इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, या तीनों? बताइए कौन सा। मैसेज बॉक्स में आप समाचार। मैसेज बॉक्स में प्लीज बेटा, तीनों। बॉक्स में। सर क्वेश्चन प्लीज पढ़िए एक और बार प्लीज। उन बच्चों ने डाल दिया, गुड। थोड़ा सा बेटा ध्यान रखते रहिएगा।
इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है? इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं या तीनों? तो उत्तर डाल दिया बच्चों ने तीनों। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र या इंटरनेट? तो सर्वाधिक खर्चीला माध्यम कौन सा है? मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए बेटा, फिर वो बच्चे लिखेंगे नहीं या उनको ध्यान नहीं आएगा। अगला है श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? मैसेज बॉक्स में डालिए। समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट या टेलीविजन? श्रव्य कौन सा है? तो रेडियो। बहुत बढ़िया। अब है साकेत, आंचल, ऋचा, ज्योतिर्मयी, ज्योत्सना, अनुप्रिया, अंजलि। बहुत बढ़िया बेटा, जिस भी स्कूल से हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं। मुद्रण का आरंभ किस देश से हुआ? भारत, जापान, चीन या इंग्लैंड? तो मुद्रण का आरंभ किस देश से होता है? मुद्रण का आरंभ होता है चाइना। सत्या, अरविंद, ज्योत्सना, कृष, साकेत, ऋचा, अर्चना, अनुप्रिया, ज्योतिर्मयी, किंसुक, सादाप। बहुत बढ़िया बेटा। अगला है वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, चिनमिन ने, निहाल सिंह ने या जॉनसन ने? तो वर्तमान छापा खाने का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है सोलंकी, अंजलि, सोलंकी, सत्या, लक्ष्मीकांत, अनुप्रिया, कृष, कीर्ति, अनुप्रिया। वर्तमान छापा खाने के लिए आपने लिख दिया गुटेनबर्ग, चिनमिन और निहाल सिंह, जॉनसन। इनमें से तो गुटेनबर्ग ने किया। गुटेनबर्ग का पूरा नाम है जोनिस गुटेनबर्ग। भारत में पहला छापा खाना कब बना? तो भारत में पहला छापा खाना बनता है, बहुत बढ़िया, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। ए गौरव, शाश्वती, सुमन, दुर्गेश, कृष, विकास। गुड। तो भारत में पहला छापाखाना 1556 में बनता है। आप लोगों ने ए लिखा। पहला छापाखाना लगता है 1556 में। कौन से राज्य में लगता है ये? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या गोवा? तो ये कौन से राज्य में लगता है, बनता है? तो ये लगा है 1556। अनुप्रिया, गौरव, अंजलि, ऋचा, नंदिनी, 1556। बहुत बढ़िया बेटा, इससे हमें पता चल रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद है। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, पिरामिड शैली या उल्टा पिरामिड शैली? क्या सबसे पिरामिड? उल्टा पिरामिड शैली। तो जब बड़ा उत्तर हो तो आप उसका सिर्फ क्रमांक लिख दीजिए, ABCD। 10वीं के बच्चे अभी रुके हुए हैं, मुझे पता है, थोड़ा सा और वेट कर लो बेटा, थोड़ा सा। जी, गोवा 1556। गुड। मैं थोड़ा स्पीड से चलता रहूंगा, आपके नाम पढ़ने की बजाय मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा, आप उत्तर डालते रहिएगा ताकि वो बच्चे ज्यादा वेट उनको ना करना पड़े। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? मध्य भाग, बॉडी, इंट्रो या समापन? तो उल्टा पिरामिड का शैली का इंट्रो। नहीं, अंग नहीं है। मध्य भाग। मध्य भाग अंग नहीं है। तो बॉडी भी है, इंट्रो भी है और समापन भी। मध्य भाग अंग नहीं है। गुड गुड। सभी बच्चे, मधु, कृष, गौरव, भूमिका, सुप्रिया, सत्या, दुर्गेश, शिवम। गुड। अब इतना तब हो गया। इसमें अगर कोई पूछा जाए कि इंट्रो में कितने ककार आते हैं, यहाँ दे नहीं रखा कहीं भी, बस मैं पूछ रहा हूँ ये, इंट्रो में 6 आते हैं। 6 इंट्रो में 4 आते हैं बेटा। इंट्रो में सर 4। इंट्रो में 4 आते हैं। इंट्रो में मध्य और 4 बॉडी 2। ककार कौन कौन से आते हैं? तो इंट्रो में 4 ककार आते हैं, बताओ कोई बोलकर बच्चा तब तक। क्या, कब, कौन, कहाँ? हाँ, क्या, कब, कौन, कहाँ, ये इंट्रो में आते हैं।
क्या, कब, कौन, कहाँ। और बॉडी और समापन में आते हैं क्यों, कैसे कैसे और कब। कैसे और कब। क्यों। कैसे और क्यों। कैसे और क्यों। तो फिर 6 हो गए। हाँ, तो वो इंट्रो और समापन में हुए ना। भाई टोटल तो 6 ही होते हैं ना। टोटल तो 6 हो गए ना। इंट्रो में इंट्रो में 4। 4 आते ये जो इंट्रो है इसमें 4 और बॉडी समापन में दोनों में मिलाकर 2 हो। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है। तो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में बताओ कितने भागों में बांटा। सर अगर पूछे मध्य में कितने ककार आते हैं तो एक बोलना है सर ना। 3। सर 3। अभी एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था अच्छा सा, मध्य में कितने ककार आते हैं। 6। अखा नो आड़ दे फेरे कल्लू कहेगी मैनू प्यार हो गया। कट जा। उसके बाद है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है। तो आपने बताया 3 भागों में ये बांटा जाता है। एक बच्चे ने अभी एक सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कि सर हम इसका क्या करेंगे, मध्य इसका बॉडी या समापन में कितने। इसमें अलग अलग किताब में कहीं नहीं दे रखा कि इसमें एक में कितना होता है। तो बॉडी और समापन में मिलाकर 2 बताए हैं, तो वैसा सवाल बनेगा ही नहीं। आप बेफिक्र रहिए, वैसा नहीं बनेगा। फिर भी अगर ऐसा बन जाता है तो 2 आएंगे, उसमें एक नहीं आएगा। बॉडी में भी 2 ही होंगे, समापन में भी 2 ही होंगे, तो दोनों आगे चल रहा होता है ना। इंट्रो का क्लियर प्रश्न है और इंट्रो का क्लियर उत्तर है कि 4 होते हैं। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है। तो दृश्यों का समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविजन या इंटरनेट। तो किस माध्यम में अधिक महत्व होता है दृश्यों का। दिल्ली में रह के अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेज बना दो तुझे। नेट चला गया था बेटा एकदम से। सर जी आपका नेट अटक गया था लगता है। हाँ, एकदम से नेट चला गया था। अगला है। हाँ सर मैंने एक प्रश्न पूछा था। जी जी बेटा, मैंने बताया ना उसका जवाब। नहीं सर आपकी वॉइस नहीं नहीं सुनाई आया दी हमको अच्छा अच्छा, हाँ, कौन सा प्रश्न था बेटा। कि मध्य में कितने ककार होते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आया तो। अरे इसका पूरा जवाब मैंने दे दिया था। अच्छा, मध्य भाग में बेटा प्रश्न अगर आ जाता है तो मध्य भाग में अकेले में कोई ककार का प्रश्न आएगा नहीं। आता है तो फिर 2 ककार मध्य भाग में हम मानकर चलेंगे। किताब में कहीं पर भी नहीं लिख रखा कि मध्य भाग में कितने क्या ककार हैं, क्योंकि मध्य और समापन दोनों में मिला के 2 ककार हैं। तो हो सकता है मध्य के ही वो दोनों हो, मतलब दोनों का एक एक बटा हुआ नहीं है कि एक इसका है और एक इसका है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऐसा प्रश्न वे आएगा ही। औकात की बताऊं तेरे को, भाई मारूंगा ना तो कुत्ते की तरह। सर पता नहीं तब से कोई बोला जा रहा है सर। भाई क्या कर सकते हैं, इग्नोर करना पड़ेगा बेटा, ये तो रिस्क लिया था मैंने ना। ब्लॉक कर दीजिएगा। हाँ सर ब्लॉक कर दीजिए। तो रिस्क इतना तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हैं ऐसे बच्चे, तो अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब तक उनको करेंगे तब तक तो दिक्कतें हो जाएंगी। हाँ सर छोड़िए मत करिए। बस यही होता है, क्योंकि वो सर मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं अभी हम लोग बस। हम्म, तो लेकिन इससे ये होगा कि 2 दिन है अपने पास, हम फिर उन्हीं बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे जो पढ़ना चाहते हैं। ये तो मैंने पहले मैसेज भेजा था।
स्कूल क्या करते हैं, स्कूलों का सिस्टम, इसीलिए ये ऑनलाइन वाला सिस्टम मुझे अच्छा लगा। हम स्कूल क्या करते हैं कि हम बच्चों को जबरदस्ती लेकर आते हैं, पढ़ाते हैं, जो बच्चे कुछ बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उनको भी। यहाँ क्या है, अपनी मर्जी से आओ अगर पढ़ना है तो जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता ना किसी को। फिर भी अगर कोई आकर करे तो उधर ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ना है। टेलीविजन के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है? तो मौलिक शर्त है साहित्यिक भाषा में लेखन, दृश्य के साथ लेखन, सनसनीखेज लेखन या सामान्य लेखन। तो मौलिक शर्त क्या है? दृश्य के साथ लेखन। टेलीविजन में खबर लिखने की मौलिक शर्त है दृश्य के साथ लेखन। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? तो हिंदी में नेट पत्रकारिता, ये वाले प्रश्न हमने किए नहीं किए हैं। ये कर लिया कि क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का होता है। तो क्रिकेट मैच का प्रसारण होता है, मैसेज बॉक्स में आपने मैसेज डाल दिया होगा, क्रिकेट मैच का हम ऐसा कर सकते हैं, आप सब बच्चों को, जो आपके टीचर्स ने मैसेज भेजा है ना मेरा, तो भगवान की कृपा से काफी टीचर्स जानते हैं, तो उनको आप कह के कहना कि सर घनश्याम सर से हम डायरेक्ट, तो मैं आपको फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ले लूंगा, अपने पेरेंट्स से जरूर पूछना ताकि ऐसी वाली घटनाएं ना हो। लाइव होता है, बहुत बढ़िया बेटा। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ प्रारंभ होती है? तो हिंदी में ये वेब दुनिया के साथ प्रारंभ होती है होने को तो, लेकिन अभी हमने नेट पत्रकारिता की नहीं है ना। आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? ये भी अभी हमने किया नहीं है, तो ये तृतीय दौर चल रहा है। तृतीय दौर, ये संसार की नेट पत्रकारिता का तृतीय दौर चल रहा है। भारत की नेट पत्रकारिता का भी द्वितीय दौर ही चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब प्रारंभ होता है? 2001, 2002, 2003 या 2004? तो दूसरा दौर कब प्रारंभ होता है? 2003। बहुत बढ़िया बेटा। तो दूसरा दौर प्रारंभ होता है 2003 में। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, समाचार पत्र प्रकाशित या प्रचारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहते हैं? ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, रेड या डेड? तो आखिरी समय सीमा को क्या बोलते हैं? डेडलाइन। अब है शाश्वती, अनुप्रिया, बच्चे बहुत अच्छे हैं अपने देश के, बहुत जल्द हम विश्व गुरु होंगे। वो 100 में से 100 हिंदी में आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। आज हमने सिर्फ बहुत कम पढ़ा है, आपके जो डाउट्स होंगे ना ज्यादातर पाठों के, हम उन्हीं पाठों को लेकर चलेंगे। आज की क्लास बढ़िया रही, शायद ये आखिरी सवाल था, और फिर आता है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न स्वरूप। ये जो आपको सामग्री अगर चाहिए तो ये मैं भेज दूंगा, लेकिन इसमें कहीं कहीं कुछ अगर गलतियां हो तो अपने टीचर से आप सही जरूर करवा लीजिएगा। आज की कक्षा में इतना ही। आपको अगर कुछ भी बताना है, कहना है, तो आप, लिंक बेटा सेम रखूंगा मैं, लिंक चेंज नहीं करूंगा, लिंक सेम रहेंगे। और ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर। सिर्फ एमसीक्यू क्यों करवाऊं, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है आइडिया, अगर वो पार्ट आपको आ रहा है ना, क्योंकि टाइम कम है। हाँ आप, नहीं अब लेट नहीं होगा बेटा, पहली क्लास थी ना तो बच्चे थोड़ा लेट आ रहे थे ना, इसलिए लेट हुए थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू अंजलि बेटा, थैंक यू अनुप्रिया बेटा, थैंक यू बेटा। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अभी कोई क्रिएट नहीं किया है बेटा बच्चों के लिए, वो पेरेंट्स से और टीचर से पूछ कर ही क्रिएट किया जाएगा, तो मैंने अभी कोई क्रिएट नहीं किया है। 2 दिन है, मैं सोच रहा हूँ क्या क्रिएट करें, पर अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। आपके टीचर से आप बात करिएगा, जिन टीचर्स ने आपको ये लिंक भेजा है ना उनसे। थैंक यू महेश बेटा। कुछ दिन के लिए कर लूं, तो मम्मी पापा से जरूर पूछना होगा, या आपके जो भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स जो भी हैं, गार्जियंस, उनसे पूछना होगा। सेम टाइम रहेगा बेटा क्लास का। आज फिर भी हमने कम टाइम पढ़ा, कल हम 2 घंटे भी खींच लेंगे क्लास को। 10वीं क्लास के बच्चे अगर रुके हुए हैं तो मैसेज करिए, 10वीं क्लास का बच्चा कौन कौन रुका हुआ है। हाँ, बुक के, पोएम के, पाठों के सारा मैंने सोच रखा है बेटा, मैं, मेरी इच्छा है कि सारा कराए।
हाँ, ये पीडीएफ बेटा सोलंकी पटेल बेटा, 10th में अनन्या। क्लास का टाइम सेम 6 बजे। पीडीएफ आपके जो टीचर है ना, वो मुझसे मांग लेंगे, जिन टीचर ने आपको लिंक भेजा है, तो मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा, आपके टीचर को भेज दूंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपके मोबाइल नंबर लेता हूँ या मेरे मोबाइल नंबर देता हूँ, तो फिर ये मैसेज आएगा कि घनश्याम सर डायरेक्ट बच्चों से संपर्क कर रहे हैं। तो मैं आपसे जो वादा किया था उस पर रहूंगा, मैं डायरेक्ट संपर्क ना करके आपके टीचर के थ्रू या आपके पेरेंट्स के थ्रू आपसे संपर्क किया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल बेटा, कल वाली क्लास में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। 10th के बच्चे रुके हुए हैं, गुड। 10th के बच्चे, लिंक सेम रहेगा, लिंक चेंज नहीं करूंगा बेटा, लिंक सेम रहेगा। आप इसी लिंक को, जिस लिंक से अभी ज्वाइन किया है, अगर आपको ध्यान नहीं है लिंक का, तो ये लिंक जो है, ये जो है ना कोड, ये कोड देखिए, ये कोड है PVRZYCWYZC, सेम ये कोड रहना है। ये रहा, देखिए, ये कोड आप लिख लीजिएगा, या आज जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया सेम, मैं लिंक चेंज नहीं करूंगा। हाँ, 2 घंटे 3 घंटे की क्लास इच्छा है मेरी बेटा, कल शिवरात्रि है तो कल कर लेंगे, कल छुट्टी है हमारी तो। हाँ, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपने टीचर से मेरे नंबर लेकर। टीचर्स या पेरेंट्स के पास डेफिनेटली मेरे नंबर होंगे जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, दिन में बिल्कुल सोलंकी बेटा, मेरी इच्छा तो यही है कि कल शिवरात्रि है, परसों संडे है। कॉल कर सकते हैं बेटा, कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, कॉल तो अच्छा रहेगा सत्य बेटा। पेरेंट्स से बात करवा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी अभी की अगर बात है तो अभी नहीं, कल करिएगा, अभी तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा ना। ठीक है बेटा, अभी आपको जो जो पता है वो तो आप पढ़ ही चुके हैं, बाकी वाली चीजें भी आप कर लो। अगर हमने 5 घंटे क्लास कर ली अगले 2 दिनों में, तो डेफिनेटली आपके 20 to 30% मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, जितने आपके मार्क्स आने थे। धन्यवाद बेटा, अभी 10वीं वाले बच्चे रुकेंगे। ठीक है, 10th का स्टार्ट करते हैं बेटा अनन्या। हाँ, तो 10वीं क्लास में, क्योंकि मैं 10वीं की बिना प्लानिंग आया था, मुझे नहीं पता था, मैं सोच रहा था 10वीं का तो इससे पहले 3-4 पेपर है 10वीं के, बाद में जाके 10वीं का होना है। पर अब 10वीं का मटेरियल है अपने पास पूरा, अपन शुरू कर लेंगे। लेकिन 10वीं में क्या करवाएं सबसे पहले? क्या हम डायरेक्ट एमसीक्यू पर आ जाएं 10वीं में? क्योंकि 10वीं की ये किताब अपनी ओपन हो गई, तो अब सारे पाठ तो हो ही नहीं पाएंगे। ये अपने पास किताब है 10वीं की, ये अपने पास 10वीं के अलंकार के एमसीक्यू हैं, ये अपने पास वाच्य के एमसीक्यू हैं, ये सीबी केवीएस के द्वारा बनाया गया मटेरियल है 10वीं क्लास का। मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए आप तब तक कि 10वीं में क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं 10वीं का, मैं सोच रहा था शायद 10वीं के बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, उनका पेपर पहला किसी और सब्जेक्ट का है ना। केंद्रीय विद्यालय द्वारा बनाई गई यह अध्ययन सामग्री है, इसी सेशन की है, आपने देख लिया। और ये बहुत बहुत धन्यवाद इन टीचर्स का, डीसी सर का, इन सभी टीचर्स का जिन्होंने ये सामग्री मिलकर तैयार की। और ये रचना के आधार पर वाक्य, व्याकरण का टॉपिक है। आप मैसेज बॉक्स में तब तक डाल दीजिए, मैं आ रहा हूँ मैसेज बॉक्स देखने बस।
थोड़ा और वेट कर लो। सिर्फ 12 ही बच्चे बचे हैं 10वीं के? 10वीं के बच्चे कम ही है ना? आप सब 10वीं के हैं ना बेटा? मुस्कान, अनन्या, नव्या, सर मैं नहीं हूँ। सुनीता, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, चाहे कम बच्चे हो चाहे एक बच्चा भी पढ़ेगा, अपन अपने को पढ़ाना है तो अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार मैं आपके मैसेज पढ़ लेता हूँ, आपने क्या क्या मैसेज डाले हैं, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है आपसे बात करने के लिए। अच्छा, आप मैम है कोई? सुनीता मैम, ठीक है, मैं आपको माइक ऑन कर देता हूँ। अभी एक बच्चे ने कुछ बोला था तो इसलिए ये बोलिए मैम। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ सर, आज पीजीटी का पेपर हो गया। जी मैम। सर पेपर तो ठीक हुआ, अच्छा हुआ आपके आशीर्वाद से। सर ये बोल रही थी आप नेट की भी तैयारी करवा दीजिए प्लीज। जी मैम, नेट करवाएंगे इसके बाद। नेट 21 फरवरी को एग्जाम है ना, अभी क्या है बच्चों का 10वीं और 12वीं के बच्चों की सीबीएसई बोर्ड था ना, तो उनकी क्लास थी। अच्छा। हम्म। तो तो सर ये इसकी क्लास और वो नेट की क्लासेस को आप दो टाइम, जैसे आपने पहले भी 10th और 12th का लिया था, टीजीटी और पीजीटी का आपने लिया था, तो ऐसे एक बार नेट का मतलब मैं छोड़ना नहीं चाह रही क्लास, आपकी बीच में ब्रेक ना होने पाए, बस मैं ये सोच रही हूँ। जी मैम, ये कंटिन्यू रहेगा। 8:15 पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा टीचर्स की क्लास, 8:15 पर मैम। नेट के लिए सर? आज डिसाइड कर लेंगे मैम, नेट का ही करेंगे, और तो कोई बची नहीं है चीजें। हाँ हाँ हाँ, नेट का एग्जाम सब, वो भी नेट का भी, अब इसके बाद नेट का ही एग्जाम है मेन सर। हम्म, क्योंकि सर आपके द्वारा दी हुई सामग्री और आपने जो पढ़ाया था बहुत ही हेल्पफुल, मतलब उतने टाइम में बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि टाइम तो सर बहुत कम मिलता हम लोगों के लिए, जी जी मैम। स्कूल में ही रहते हैं। तो जितना भी आपकी क्लास में जो पढ़ा था वही पढ़ा था बस सर हम लोगों ने। जी मैम। जी ठीक है, तो सर प्लीज नेट के लिए जरूर आप क्लासेस कंटिन्यू रखिएगा। जी, 8:15 पर ज्वाइन कर लीजिएगा मैम, 8:15 पर। ठीक है ओके, ठीक है ठीक थैंक है, यू। ओके सर। ठीक है सर। अच्छा, ये बच्चा सोलंकी बेटा, सोलंकी आप बेटा 10वीं में है? मुझे लगा 12वीं में। ए, तो अब क्या पढ़ना है फिर? पद परिचय पढ़े? एक बच्चे ने बताया पद परिचय, एक ने बताया अनुच्छेद, ठीक है, एक ने बताया। ओके, थैंक यू कहा, थैंक यू बेटा, ये अच्छे संस्कार होते हैं थैंक यू कहने वाले। सर टीचर नहीं जो नहीं, हाँ मेरे नंबर वही है बेटा, मेरे सेम नंबर है। टाइमिंग 7 से आगे नहीं बढ़ाऊँ? वो बच्चा तो लेफ्ट भी हो गया। ठीक है बेटा, 7 से आगे ना बढ़ाऊँ, मैंने बच्चे के शाम को होते होंगे कोई कोर्स वगैरह। हम्म, ठीक है बेटा, पद परिचय में समझ गया। हम्म, ठीक है, तो मतलब पद परिचय और अभी तक अनुच्छेद, यही दो चीजें मुझे समझ आई। ठीक है, पद परिचय और अनुच्छेद में फाइनल करता हूँ है। तो ये क्या है? पद परिचय, तो हम पद परिचय ही पढ़ लेते हैं फिर। पद परिचय तो बहुत छोटा टॉपिक है, पद परिचय के तो मुझे पूरी फाइल निकालनी पड़ेगी फिर। बहुत अच्छी सी है बेटा। क्या करें, कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या बेटा? पद परिचय थोड़ा सा फिर से पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पद परिचय की फाइल मुझे निकाल के लानी पड़ेगी अब।
मैंने उतना नहीं देखा कि 10वीं क्लास के बच्चे आज ज्वाइन करेंगे क्या। नवी को अर्थ के आधार पे वाक्य भेद पढ़ाए थे, तो उनकी फाइलें हैं। और आपके लिए कई दिनों पहले कोई फाइल जरूर भेजी होगी मैंने, वाच्य है और पद परिचय कौन से वाला है, एक अच्छी सी फाइल थी, बहुत अच्छी सी, तो ये वाला पद परिचय, ठीक है, बहुत बढ़िया फाइल थी, बहुत अच्छी फाइल थी। ये आपका सिलेबस भी हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। शुरुआत में जब कोई क्लास होगी ना तो थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, ये पेशेंस भी सीखना होता है ना हमें थोड़ा सा। जिस बच्चे में 9वीं 10वीं तक पेशेंस हाई लेवल पे आ जाता है ना, वो अपनी लाइफ में हाई अचीवर बनता है, बहुत सारी चीजें अचीव करता है। दुनिया भर के गुण हैं अपने पास, पेशेंस अकेला सभी गुणों के ऊपर का गुण। 10वीं क्लास का मैंने एक वीडियो बना रखा है इस वाले पीडीएफ पर, 100 से ज्यादा प्रश्न है, देख लेना कभी आपको अगर टाइम लगे तो। वो वाली नहीं है तो जब अपने को वो चीज ना मिले ना जो सबसे अच्छी है, जो अपने को चाहिए ही चाहिए, तो अपने पास जो चीज है ना हमें उसका उपयोग करना है। कल मैं सारी चीजें सेट कर लूंगा आपको, कल जैसे 12वीं के लिए आज मटेरियल तैयार था ना, वैसे आपके लिए मैं तैयार रखूंगा कल। ये फाइल तो ऑलरेडी हमने ओपन कर ही रखी है। आज के लिए तो आप मुझे माफ करना, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका एक्स्ट्रा। पहला पेपर जिस सब्जेक्ट का है ना उसकी भी थोड़ी तैयारी करना बेटा, जिस भी सब्जेक्ट का है आपका पहला पेपर, थोड़ी माने पूरा फोकस तो उस पर रहना चाहिए ना, कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन, तो पहला पेपर शानदार हो जाए। पेशेंस इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अच्छी चीज के लिए थोड़ा सा पेशेंस, कि वो वाली फाइल नहीं मिलेगी तो जो है उससे पढ़ेंगे अपन। तो जो है वो क्या है, तो वो है ये वाली फाइल, ये अपना 9वीं क्लास को आज इससे पढ़ाया था, और 10वीं जब भी अपन कहीं जाते हैं तो रास्ता जैसे देखते हैं ना, वैसे ही सिलेबस एक बार देखना होता है। आपको सबको पता ही होगा, नहीं पता तो सिलेबस देख देख के पढ़ेंगे, रोज 2-2 मिनट 1-1 मिनट लगेगा। एक अपठित गद्यांश, एक अपठित काव्यांश, 5 बहुविकल्पी एमसीक्यू, और अभिव्यक्ति और माध्यम का। बेटा अभी तो ये 10वीं क्लास का चल रहा है, करेंगे फिर। 5 से 4 अंक का, 4 अंक का ये रचना के आधार पर वाक्य, पद परिचय 4 अंक का, और शब्द अलंकार, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आप कह रहे हैं कि पद परिचय अपन पढ़ ले अभी, ठीक है, बाकी सारा अपने पास है ही सिलेबस। तो अपन पद परिचय पर ही आते हैं। पद परिचय की अपने पास 2 फाइल है, एक ये भी है, ये केवीएस द्वारा निर्मित फाइल है। ये आ गया पद परिचय। पद परिचय व्याकरण। माइक ऑन है ना बेटा, माइक ऑन है, आप बताते रहिएगा मुझे। पद परिचय 4 नंबर इससे हैं। अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं और आप स्कूल में भी साल भर पढ़ चुके हैं, तो अब 2-2 जगह से आप पढ़ चुके हैं, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत ना हो,
ये अपन टारगेट लेकर चलेंगे। तो ये टारगेट लेने से पहले क्या हम कुछ प्रश्न ले लें सबसे पहले कि आखिर पद परिचय से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। पद परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं ये वाले। पंडित जी देश के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो अंडरलाइन दे दिया उन्होंने पंडित जी को, और पंडित जी में का पद परिचय हमें बताना है। तो पंडित जी का पद परिचय यहाँ पे बता रखा है ये वाला कि व्यक्तिवाचक वो संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ये चारों में से छांटना होगा। एक तो ऐसे प्रश्न आएगा और दूसरे प्रश्न ये भी वैसे ही आ रहा है, सेम प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इसी तरह एक वाक्य दे दिया और उस वाक्य से पद परिचय छांटना है, बस सारों में सेम है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए अपन पद परिचय पाठ पर फोकस करने जाए। अब हम सीधा आ जाते हैं पद परिचय। पद होते हैं शब्द, शब्द ही पद है, पद ही शब्द है। बस एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है कि इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं ये पद बन जाते हैं। मतलब शब्द ही पद है कब, जब उनका प्रयोग वाक्य में हो जाए। फिर उन्हें पद क्यों कहा जाता है वाक्य में प्रयोग होने के बाद? क्योंकि अब वो व्याकरणिक नियमों में गुथ जाते हैं, अब वो व्याकरणिक नियमों में आ जाते हैं। अब उनका परिचय अगर हम देंगे तो व्याकरणिक नियमों के आधार पर देंगे, और अगर व्याकरणिक नियमों के आधार पर हम उनका परिचय दे रहे हैं तो पद परिचय की परिभाषा हो जाएगी, पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अगर बेटा आप सिर्फ सुन रहे हैं और आप अभी तक कॉपी लेकर नहीं बैठे तो ये गलत बात है। आपको अपनी कॉपी में अभी लिख लेना है पद परिचय, मेरा नाम लिख लेना है घनश्याम सर की क्लास, और आपको आज की तारीख लिख लेनी है, और आपको पहला टॉपिक बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना है पद परिचय, और फिर उसकी परिभाषा आप नीचे लिख चुके हैं, पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय। बहुत कम लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा कभी भी। लेकिन जो बहुत कम लिखवाऊंगा वो बहुत कम तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तुरंत सुनते ही बच्चे को लग रहा होता है, हमें भी लग रहा होता है कि याद हो गया हमें, और 2 दिन 4 दिन बाद भूल जाते हैं। लिखने से 80% ज्यादा याद होता है। पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। अब इन्होंने वर्णों के सार्थक मेल को, समूह को शब्द कहा है, ये वाली चीज भी हो गई, पद भी हो गया। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं जिनका अर्थ होता है, ये वाली चीजें हो गई। इतना हमें जानना ही नहीं है। हमने देखा पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अब पद यानी कि शब्द, शब्द हो गई विकारी और अविकारी, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। क्योंकि हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, सिर्फ पद परिचय पर ही रहेंगे ना, तो हम सीधा विकारी और अविकारी पर जाते हैं। आप यही चीजें लिख लो, विकारी और अविकारी। जो विकारी है उसके नीचे आप लिखेंगे 1 2 3, आप लिखेंगे संज्ञा। मेरे पास राइटिंग पैड अभी है नहीं तो मेरी लिखाई थोड़ी ऐसी ही आएगी। आप लिखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 आप लिख लेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इधर लिखेंगे, इधर भी 4 ही लिख लेना बेटा। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आप लिख लो सबसे पहले। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इधर लिखा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सर फिर से बताए ना सर। ठीक है बेटा मैं बताता हूँ। एकदम से मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गया कि ये बच्चे
छोटे हैं, वो थोड़े बड़े बच्चे थे, इसलिए मैं फिर रुक गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 आप इधर लिख चुके बेटा? हाँ सर। गुड। और इधर लिखेंगे फिर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। फिर लिखेंगे संबंध बोधक, संबंध बोधक, फिर है समुच्चय बोधक, और विस्मय आदि बोधक। विस्मय और उसमें आदि जुड़ता है, आदि जुड़ता है तो विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि। पता है अविकारी जो शब्द होते हैं ना, उसमें पद परिचय में तो हम 4 पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई पूछे कि निपात क्या होता है, तो वो 5वां अविकारी शब्द होता है, निपात भी होता है। हम्म, तो इस तरह से हमने अभी पद परिचय की शुरुआत ही की है। आपका टॉपिक तो पूरा भी कर पाऊंगा क्या मैं शायद। अब जब हम पद परिचय पढ़ते हैं ना बेटा, तो हम संज्ञा भी पूरी पढ़नी होती है, सर्वनाम भी पूरा पढ़ना होता है, संज्ञा विशेषण भी पढ़ना होता है, और क्रिया भी पढ़नी होती है। मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है इसलिए लिखाई थोड़ी सी गंदी आएगी, इंग्लिश से ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारी पूरी पूरी पढ़नी पड़ती है। फिर इधर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये भी पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है, इसलिए पद परिचय थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर हमने 9वीं क्लास तक ये सारा पढ़ रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ, संज्ञा की परिभाषा किसको पता है, बोलकर बता दो। संज्ञा ये कहते हैं, नहीं पता? अनन्या, नहीं पता, कोई बताएंगे? हाँ, ग्रामर का बेटा पूरा एक बार रिवीजन करवाना है, लेकिन बहुत स्लो चलेगी ग्रामर चलेगी, तो आप अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं हो पाएगी। चलो तो मैं एक बार स्पीड से कर देता हूँ। संज्ञा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अपने कमरे में इस समय आप जहाँ बैठे वहां सारी जो चीजें हैं ना उनके नाम लोगे वो संज्ञा है। हम भी संज्ञा है, और हमारे हर चीज, हाथ, उंगली, आंख, नाक, सब संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किताबों में आपने पढ़ा ही है। इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब संज्ञा का जब पद परिचय करेंगे ना, तो उसमें हमें 5 चीजों का ध्यान रखना है। तो पहले तो संज्ञा के बारे में अपन तीनों भेदों के नाम याद करेंगे। तो तीनों भेदों के नाम हो गए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये आ गए अपने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। इसके अलावा संज्ञा के पद परिचय में हम लिंग का ध्यान रखेंगे, वचन का। तो लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन भी 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। कारक 8 होते हैं। कर्ता ने क्रिया को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, और संबंध का के की, और संबोधन हे ओ अरे। ये चीजें जो हैं पद परिचय की, आप एक बार लिख लीजिए, ये एज इट इज उतार लीजिए संज्ञा का। आज हम सिर्फ संज्ञा ही करेंगे, और कल जब आप आएंगे 10वीं क्लास के बच्चे, तो आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के भेदों के नाम सिर्फ याद करके आएंगे। परिभाषा याद करके आए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो भेदों के नाम, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी पद परिचय में इन भेदों के नाम ही है। पहचान बड़ी इजी है, लेकिन नाम याद नहीं रहता बच्चों को। जो इतने साल मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को नाम याद नहीं रहता।
कि सर नाम याद नहीं है। आपने लिख लिया बेटा? मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल दो अगर आपने लिख लिया तो। ओके अनन्या बेटा, गुड। हम्म, बिल्कुल। संज्ञा कि अगर आपने ये सारी चीजें लिख ली ना तो आपका सर्वनाम भी हो गया। बस एक ही अंतर है, तो संज्ञा के 3 भेदों के नाम याद करने, सर्वनाम के 6 भेदों के नाम याद करने हैं। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, सब कुछ। आप कहेंगे नहीं सर ये पुरुष अलग है, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना उसमें उत्तम मध्यम अन्य, ये पुरुषवाचक के भेद याद करने हैं। बस, तो ये तो सरल है एकदम। इधर व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक संज्ञा थी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम रहना है, एक वचन बहुवचन सेम रहना है, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध, कारक 8 कारक आपको बता ही दिया, ये तो याद ही करना पड़ेगा। पद परिचय में जाने से पहले हमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के भेदों के नाम और उनकी परिभाषाएं, ये बड़ा इजी है, बहुत सरल है। सबसे अच्छी बात है कि अपनी जो संज्ञा है ना, व्याकरण जो है उसके भेदों के नाम में ही परिभाषा छिपी रहती है। पुरुषवाचक पुरुष को बताएगा, निश्चयवाचक निश्चय को, अनिश्चयवाचक अनिश्चय को, प्रश्नवाचक प्रश्न को, संबंधवाचक कितना अच्छा है ना, नाम में ही छिपा रहता है। ऐसे ही जातिवाचक जाति बताएगी, व्यक्तिवाचक, तो करना क्या है फिर, नाम याद करने, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। इसकी भी ट्रिक होती है, लेकिन अब एंड टाइम पे क्या ट्रिक बताई जाए, तो इसकी भी ट्रिक होती है कि कैसे कैसे करके ये चीजें याद रखी जाए ताकि बच्चा याद रख ले। तो संज्ञा और सर्वनाम के पद परिचय की आपने बातें अभी देख ली है। हम क्लास खत्म करने वाले हैं, बस एक दो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद विशेषण से शुरू करें। देवोलीना गुवाहाटी जा रही है, देवोलीना गुवाहाटी जा रही है, पद परिचय करना है। अभी हमने थोड़ा स्किप कर दिया कुछ चीजें, टाइम ज्यादा हो गया है ना। तो देवोलीना गुवाहाटी जा रही है, आपका 17 मार्च को पेपर होगा है ना, 17 मार्च है शायद, 17 फरवरी, अभी 1 महीने पहले हमने हिंदी की पढ़ाई शुरू कर दी। तो देवोलीना कौन सी संज्ञा है, इसमें पहला एक मैं कर देता हूँ फिर आप करिएगा। तो हम देखेंगे कि जातिवाचक नहीं है, किसी का नाम है तो भावात्मक भी नहीं है, ऐसे ही सोल्व करने प्रश्न। तो जैसे पहले तो कट उसको कर दो जो है नहीं, या फिर डायरेक्ट अगर आपको मिल रहा है कि हाँ देवोलीना तो व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक दो है। फिर अपन देखेंगे कि देवोलीना लड़का है लड़की है, स्त्रीलिंग लड़की है, फिर वो एक वचन है, और फिर कौन सा कारक है, कर्ता कारक, और हमने इसको टिक कर दिया। तो अभी हमने संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय ही देखना है, तो हमने दूसरा विशेषण का है नहीं देखेंगे, हम संज्ञा और सर्वनाम का ही देखेंगे। ये बीच में एक जगह आ गई, मैं उसे जोरहाट में मिलूंगा। तो जोरहाट क्या है, ये आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि ये इसका उत्तर क्या होगा। तो 12वीं वाले बच्चे आपके सामने कितना उत्तर कर रहे थे, डी होगा, जोरहाट में मिलूंगा, मैं उसे जोरहाट में मिलूंगा। तो ये क्या जातिवाचक होगी, नहीं। तो फिर क्या व्यक्तिवाचक होगी, हाँ किसी स्थान का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन व्यक्तिवाचक भी दो हैं, तो क्या ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है दोनों ही। फिर अधिकरण है, तो में पर, ये अधिकरण कारक के होते हैं, ये अधिकरण कारक हो गया, और ये उत्तर। तीसरे का उत्तर आप बताइए, तीसरे का उत्तर ढका हुआ है, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। कौन सा इसका उत्तर सही होगा, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है,
या जातिवाचक। तो 2 जातिवाचक दे रखे हैं और 2 व्यक्तिवाचक। अब आगे आपको देखना पड़ेगा। इसका उत्तर, चौथे वाले का उत्तर आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। चौथे वाले का अनन्या जोशी ने डाल दिया बी, और बाकी बच्चों ने, साई ने भी डाला है कुछ, साई, पूरा नाम क्या है बच्चे का, बी साई त्रिची, उसने भी, उन्होंने भी डाल दिया 3, उन्होंने 3 वाला डाल दिया। तो सही उत्तर हम देखते हैं कि क्या है। सही उत्तर तो चौथा है। बहुत बढ़िया सवाल आ गया। ये सवाल करते ही आज की कक्षा हम खत्म भी कर देंगे। आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। तो जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है या इस तरह प्रयोग किया जाता है जैसे अभी हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है, क्योंकि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अभिमन्यु जैसे वीर, और वीर जातिवाचक संज्ञा। ठीक ऐसे ही भाववाचक संज्ञा अच्छाई, लेकिन अगर उसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे अच्छाइयां, तो वो जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया? ऐसे ही अगर हम किसी जातिवाचक संज्ञा का किसी विशेष संदर्भ में प्रयोग करते हैं, जैसे गांधी सरनेम है, गांधी जाति है, लेकिन अगर गांधी जी के लिए आए, वो महात्मा गांधी के लिए आए, तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गांधी जी ने कहा सदा सच बोलो, तो यहाँ गांधी जी व्यक्तिवाचक होगा, भले ही जाति का नाम। इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम संज्ञा देखेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि अगर ये जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक भी 2 है। फिर पुल्लिंग है क्या? हाँ पुल्लिंग है। बहुवचन है? हाँ बहुवचन भी है। फिर आगे एक वचन दे रखा है, ये हमें देखना होगा कि आगे एक वचन तो नहीं, अनेक कहा ना, तो बहुवचन आएगा। फिर कर्म कारक आगे देखना ही नहीं, यहाँ पे गलत हो गया तो, और यहाँ अगर बहुवचन है तो कर्ता कारक पुल्लिंग, बाकी जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक है, और हम सीधा इसको टिक कर देंगे, क्योंकि समय का भी तो हमें परीक्षा देते समय ध्यान रखना है। मैंने आखिरी बताया था कि ये प्रश्न आखिरी होगा, लेकिन यहाँ पे वो जो उदाहरण दिया ना, वो उदाहरण आ गया। पंडित जी, पंडित एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए, लेकिन पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर संकेत कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो, व्यक्ति का नाम हो। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो व्यक्तिवाचक भी 2 हैं। पुल्लिंग दोनों ही है, बहुवचन या एक वचन, तो ये एक ही तो वचन है, और बाकी सब चीजें सही है। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो आज समझ में आया होगा। आपका एग्जाम बहुत दिनों बाद है ना, तो बाकी चीजें हम देख लेंगे धीरे धीरे। कल भी आप अगर जुड़ेंगे तो हम कल भी करेंगे। बी साई त्रिशी और अनन्या सबसे एक्टिव स्टूडेंट रहे आज। नव्या भी एक्टिव थी, और निशा भौमिक थोड़ा लेट ज्वाइन किया था बच्चे ने, तो शायद पाठ समझ आया क्या बेटा आप लोगों को? जुहा, तामिल, प्रयास, ठीक है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी टीचर्स की कक्षाएं होंगी, वो दूसरे लिंक पे होंगे, तो मैं दूसरे लिंक पे जाऊंगा। सर कल की सेम बेटा, कल अपन ऐसा कर लेंगे, कल हम ऐसा कर लेंगे कि कल हम, सही सवाल है, कल की टाइमिंग सुबह की मैं कर लूं तो। सही सवाल है यार। आपको जिन टीचर्स ने भेजा है ना बेटा, आपको जिन टीचर्स ने भेजा है उन टीचर्स से एक बार पूछिएगा। 6 से 8, क्योंकि 12th का भी एग्जाम है, तो 6 से 8 12th के लिए चल पड़ेगी क्लास। 2 घंटे की उनकी क्लास चलेगी। 8 से फिर टीचर्स की क्लास है। 5 से 6 9th क्लास की क्लास है। आप 3 PM आ जाना, 3 PM। मेरी आवाज आ रही थी क्या आपके पास?
धन्यवाद बेटा। आप कल 3 PM पे आ जाना बेटा, 3 PM। ओके, आ पाएंगे आप दोपहर में 3 बजे? एक बार 12th का पेपर हो जाएगा ना, फिर आपकी यही टाइम कर लेंगे। ओके बेटा, अनन्या जोशी ने कहा ओके 3 PM। ठीक है बेटा, 3 PM ओके। जोहा बेटा ओके, ठीक है, अभी लेफ्ट करते हैं बेटा, अभी हमारे टीचर्स क्लास होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी चीजें ऑफ कर दूंगा।